नमस्कार जी, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं एआई एंकर जीनिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले बात कावड़ यात्रा से जुड़े आदेश को लेकर है। सावन के आगाज के साथ ही कावड़ यात्रा भी दहलीज पर खड़ी है। कावड़ रूट में कावड़ियों की आस्था का सम्मान हो और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार के इस फैसले का असर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी दिखने लगा है। लेकिन यूपी और उत्तराखंड सरकार के पहचान बताने वाले फैसले पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत घमासान मचा है। 3 दिन बाद जब भोले के भक्तों की टोली इस कावड़ रूट से गुजरेगी, मगर उससे पहले यहाँ मौजूद इन होटल और ढाबों की तस्वीर बदल जाएगी। इन होटल और ढाबों की पहचान सार्वजनिक हो जाएगी। होटल दुकान के नाम को लेकर लोगों के मन में चल रहे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कल ही प्रशासन के आदेश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में ठेलों पर फल विक्रेताओं ने अपने नाम चस्पा किए थे, लेकिन अब प्रशासन के इस फैसले पर यूपी सरकार ने भी मुहर लगा दी है। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक यूपी में कावड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने इस फैसले के पीछे कावड़ यात्रियों की आस्था के सम्मान की दलील दी है और बीजेपी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है। कावड़ यात्रा पश्चिमी यूपी से होते हुए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचती है। यात्रा के हरिद्वार पहुंचने से पहले ही यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होटल ढाबों के लिए आदेश जारी हो गया है। अस्थायी दुकानों के मालिक और वहां काम करने वालों को अपना सत्यापन कराना होगा। अस्थायी दुकानों के आगे मालिक की नेम प्लेट लगानी जरूरी होगी। दरअसल कावड़ मेले के दौरान सड़क किनारे अस्थायी ढाबों और होटल के मालिक गैर हिंदू होते हैं, जिसके चलते कई बार कावड़ मेले के दौरान सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह फिलहाल बीजेपी की सरकार है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन फैसलों के जरिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को सुलगा रही है। तो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी फैसले पर फिर से विचार करने की अपील कर रही है। हालांकि फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर यूटर्न लेने के मूड में नहीं है और अब फैसले का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को आईना दिखाने से भी नहीं चूक रही। लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कमर कस दी है। एक तरफ मिल्कीपुर में बीजेपी अयोध्या की हार के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में है, तो वहीं फूलपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए साख की लड़ाई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आलकमान के पास हार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं, लेकिन अब केशव के सामने खुद की परीक्षा पास करने की चुनौती है और इस परीक्षा का नाम है फूलपुर उपचुनाव, जिसकी तारीख अगले कुछ दिनों में तय होने जा रही है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर के बाद फूलपुर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। फूलपुर से बीजेपी विधायक रहे प्रवीण पटेल अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन अब उपचुनाव इस सीट को बचाना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए साख का सवाल बन चुका है। लेकिन उसके बाद केशव प्रसाद के हिस्से में कोई जीत नहीं आई। अगर फूलपुर में नतीजे बीजेपी के विपरीत गए तो मुश्किल योगी से ज्यादा केशव की बढ़ेगी, क्योंकि फूलपुर को उनका सियासी इलाका माना जाता है। यानी फूलपुर के नतीजे केशव प्रसाद मौर्य के सियासी कद को भी तय करेंगे। अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी ने फूलपुर में एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आज बीजेपी ने फूलपुर विधानसभा में काशी क्षेत्र कार्य समिति की बैठक में काशी क्षेत्र कार्य समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य चर्चा का विषय फूलपुर विधानसभा उपचुनाव रहा। सीएम योगी फूलपुर उपचुनाव के लिए प्रभारी मंत्री के तौर पर दयाशंकर सिंह और राकेश सच्चान की तैनाती कर चुके हैं। बीजेपी यहाँ फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है, तो अखिलेश की साइकिल भी बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश में है। एसपी ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र को 43 सेक्टर में बांटा है। संगठन को बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटने को कहा गया है। प्रयागराज के एसपी विधायक को भी फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को भी उपचुनाव में लगाया गया है। गैर यादव ओबीसी उम्मीदवार पर भी मंथन जारी है। अखिलेश यादव ने कल ही ट्वीट कर 100 सीट लाओ कुर्सी पाओ का ऑफर दिया था, जिसे केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश पहले भी योगी सरकार में केशव प्रसाद के सियासी कद पर तंज कसते रहते हैं, लेकिन फूलपुर उपचुनाव के नतीजे ही केशव का सियासी कद तय करेंगे। बंगाल में राजनीतिक पारा अब इस हद तक पहुंच चुका है कि नेता अपने विरोधियों के खिलाफ अपना आपा खो दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बंगाल से सामने आया है।
शुभेंदु अधिकारी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। वीडियो में शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, बल्कि कुछ देर बाद वो अपनी चप्पल निकालकर भीड़ की ओर मारने का इशारा भी करते हैं। पूरा मामला राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के देवग्राम का है। यहाँ के एक गांव गंगनापुर बाजार से जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला गुजर रहा था, तभी उनके खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान शुभेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरे और भीड़ को विरोध का जवाब दिया। इसके बाद तो शुभेंदु अधिकारी इतने नाराज हो गए कि चप्पल अपने हाथ में उठा ली और भीड़ की ओर मारने का इशारा करने लगे। असम में जनसंख्या को लेकर सीएम हिमंता अब भी अपने दावे पर कायम हैं। अब तो उनका कहना है कि 2041 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे। असम की जनसंख्या में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और 2041 तक ये मुमकिन हो जाएगा। जनसंख्या को लेकर ये सीएम हिमंता का नया दावा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हिमंता ने ये बात कही। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम हिमंता बोले कि आंकड़ों के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 40% है। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16% बढ़ रही है। असम के सीएम ने अपने बयान में कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही सीएम हिमंता बिस्वा सरमा मुस्लिम जनसंख्या को लेकर कई दावे करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के एक मुश्त वोट कांग्रेस की ओर गए हैं और उनकी पार्टी को नहीं मिला। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा दिलीप खेड़कर की मुश्किल और बढ़ गई। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद अब संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा के खिलाफ सख्त कदम उठाया। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को निजी कार और उस पर लाल बत्ती लगाने की जिद अब कार्रवाई की दहलीज तक लेकर आ गई है। यूपीएससी ने अपनी जांच के बाद ये पाया कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही संस्था ने उन्हें नोटिस जारी कर गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। यूपीएससी ने पूछा है कि क्यों न उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। इसके अलावा आगे होने वाली परीक्षाओं से भी पूजा खेड़कर को वंचित किया जा सकता है। दरअसल यूपीएससी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कई फर्जीवाड़े किए, जिसके मुताबिक खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम के लिए अपना नाम तक बदला था। उन्होंने अपने प्रयास से ज्यादा बार ये परीक्षा दी और इसके लिए उन्होंने अपना, अपने पिता और माँ का नाम तक बदला। इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए थे। वहीं पूजा खेड़कर ने पुणे के जिला कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुणे कलेक्टर ने ऐसी किसी कंप्लेन से इनकार किया है। भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर से आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए दिन रात जागकर जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में डटे हैं, लेकिन आतंकियों का कहीं सुराग नहीं मिल रहा। डोडा में बीते 2-3 दिनों से सेना का ऑपरेशन जारी है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डोडा में आतंकी एक साथ नहीं है, बल्कि कई ग्रुपों में बंट गए हैं और आशंका जताई जा रही है। डोडा में 25 से 30 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। ये आतंकी अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है। भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी यही चुनौती है इन आतंकियों की नई रणनीति, क्योंकि आतंकी इन दिनों हिट एंड रन जैसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आतंकियों की इस नई रणनीति से सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है और सिर्फ 1 महीने के भीतर ही हमारे देश के 12 जवान शहीद हो चुके हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले आतंकियों के मददगार बने हुए हैं। इसीलिए कठुआ और डोडा के गुनहगार आतंकी अभी तक सेना की रडार से दूर हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर से हथियार भी मिले। दोनों आतंकी बॉर्डर पार करके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें बॉर्डर पर ही ढेर कर दिया। अब आप अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे तो इलाके में आपको खास सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा NSG कमांडो के हवाले कर दी गई है।
हनुमानगढ़ी पर भी इनकी तैनाती होगी। अयोध्या सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहें। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले लोग, इसके लिए खास तैयारी है और इसी तैयारी के तहत अब एनएसजी कमांडो के हाथों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सुरक्षा सौंप दी गई है। एहतियात के द्वार पर येलो जोन में स्थित कनक भवन और हनुमानगढ़ी के अलावा नागेश्वरनाथ मंदिर सहित सरयू नदी के घाटों की निगरानी के लिए इन्हें तैनात किए जाने पर मंथन चल रहा है। इस बीच अधिकारियों ने सावन मेला के लिए संवेदनशील जगहों को भी चिन्हित किया है। फिलहाल इस तैयारी से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी वारदात के दौरान किए जाने वाले सफल सुरक्षा उपायों को लेकर डेमो के रूप में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान सुरक्षित पोजीशन में जमकर लक्ष्य हासिल करने और मुसीबत में फंसे लोगों के बचाव के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुजरात के पोरबंदर में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों की गलियां नदियां बन गईं। कई जगह तो लोग अपने घरों में ही फंसकर रह गए। गुजरात के पोरबंदर में बीते दिन कितनी बारिश हुई, इसे समझने के लिए इस रेलवे रूट की एक ही तस्वीर काफी है। गलियों और खेतों में तो पानी भरा ही है, लेकिन पोरबंदर के इस इलाके में तो पानी का बहाव इतना तेज था कि पटरी के नीचे की जमीन ही बह गई। पोरबंदर में धर्मपुर के पास बना ये रेलवे ट्रैक बह गया। ट्रैक के ऊपर से द्वारका सोमनाथ हाईवे बाईपास गुजरता है। खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने सबसे पहले इस रूट पर जाने वाली 3 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जबकि 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इसके बाद रेलवे की टीम मशीनों के साथ रूट की मरम्मत में जुट गई। पोरबंदर के कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी भर गया है। यहाँ तक कि लोग अपने खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। चीन के पश्चिमी हिस्से में इन दिनों बाढ़ बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। हालात ये हो गए हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। चीन इन दिनों बाढ़ बारिश का दंश झेल रहा है। पश्चिम चीन का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न हो चुका है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सैलाब ही नजर आता है। पानी का स्तर कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। कई इमारतें पानी में डूब चुकी हैं। बारिश की वजह से करीब 31 नदियां उफान पर हैं। उफान पर आई नदियों ने कई इलाकों में घरों को डुबा दिया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई जगहों पर सड़कें बह चुकी हैं। लोगों की जमीन का कटान शुरू हो गया है। हालात को देखते हुए चीन ने कई बांधों के लबालब होने के बाद उन्हें खोल दिया गया है। कई जगहों पर सड़कें धंस चुकी हैं। बाढ़ बारिश की वजह से कई जगहों पर लोग पानी में फंस चुके हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए राहत बचाव टीम को उतारा गया है। अब तक करीब 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। बेलारूस में हाल ही में आए तूफान और बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सड़कों पर गाड़ियों की जगह पानी ने ले ली है और गाड़ियां सड़क पर तैरती नजर आ रही हैं। बेलारूस में तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तबाही ऐसी जिसने लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो चुका है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग पानी के बीच से होकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए, जहां पानी के बहाव और जमाव का अंदाजा इसी से लगाया सकता है कि कार के अंदर पानी भर चुका है। पानी का स्तर स्टीयरिंग तक पहुंच चुका है, फिर भी कार चालक कार को पानी में चलाता जा रहा है। सड़कों के किनारे खड़ी बाइक और कार पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। कई जगह तो कार पानी के बहाव में तैरती नजर आई। बारिश और तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों में बिजली सेवा ठप पड़ी है। तूफान और बाढ़ की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं यानी AI एंकर जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराती रहूंगी। आप देखते रहिए जी भारत।